हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लेक्चर 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेक्चर 9 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे फिर से हिंदी मीडियम फॉर द 11th क्लास रसायन विज्ञानिक मूल अवधारणा में पढ़ेंगे पदार्थ के या पदार्थ के ही गुण में, यानी कि पदार्थ के गुण में तो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हैं अभी। तो पदार्थ के गुण में ही अगला टॉपिक है मेरे पास भौतिक राशि के परिमाण क्या है। ठीक है, आज लेक्चर 9 में इसी के बारे में पढ़ेंगे और टेम्परेचर तापमान के मापन के बारे में। तो सबसे पहले समझिए कि भौतिक राशि के परिमाण क्या है। ठीक है, भौतिक राशि के परिमाण परिमाण आपके सर पढ़ाए होंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड, इसको इंग्लिश में कहे तो मैग्नीट्यूड या परिमाण आपके सर पढ़ाए होंगे। दिशा और परिमाण क्या है, वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ाएंगे सदिश राशि में कि परिमाण किसे कहते हैं और दिशा क्या होती है। ठीक है, परिमाण और दिशा क्या होती है पढ़ाएंगे। जब दिशा और परिमाण जब दोनों एक साथ हो तो वह सदिश राशि होंगे, और केवल दिशा हो कि केवल परिमाण हो दिशा नहीं हो तो परिमाण मतलब क्या हो जाता है, संख्यात्मक मान और यूनिट। यानी कि संख्यात्मक मान और यूनिट जब एक साथ हो तब उसी को परिमाण कहते हैं। तो कहिएगा सर संख्यात्मक मान कौन होगा, जैसे कि 4 किलोमीटर आपको कह दिया जाए तो यह एक क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। क्या है, कहिएगा सर जी कैसे आप समझ लिए कि यह परिमाण है। तो 4 किलोमीटर, 4 एक संख्यात्मक मान है कि नहीं है, संख्यात्मक मान है कि नहीं है। और किलोमीटर एक प्रकार का यूनिट है, इकाई है, मात्रक है कि नहीं है, इकाई है या फिर मात्रक है कि नहीं है। तो यानी कि जब संख्यात्मक मान और इकाई एक साथ हो तो उसी के भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। आपके सर जी पढ़ाए होंगे वेक्टर में यानी कि सदिश राशि में कि 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ तो आप कहिएगा सर यह सदिश राशि है। तो कहेंगे कैसे, यानी कि यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाओ, पूरब की ओर जाओ। ठीक है, ओर जाओ जाओ तो आप कहेगा इसमें दिशा दिया हुआ है, पूरब का एक दिशा है और 4 किलोमीटर यहाँ पे क्या एक परिमाण है कि नहीं है। यानी कि 4 किलोमीटर एक परिमाण है कि नहीं है। 4 किलोमीटर पूरब की एक पार्टिकुलरली डायरेक्शन में आपको बोला जा रहा है कि 4 किलोमीटर पूरब की जो पूरब क्या है एक दिशा है, डायरेक्शन, और 4 किलोमीटर परिमाण है। तो वही कहलाता भौतिक राशि के परिमाण कि संख्यात्मक मान और इकाई के गुणनफल को ही परिमाण कहते। तो आप कहेंगे सर गुणनफल कहाँ है, तो 4 गुना किलोमीटर करेंगे तो ये 4 किलोमीटर ना होगा। यानी कि संख्यात्मक मान कौन है, 4 है यहाँ पे, और किलोमीटर क्या एक इकाई है। संख्यात्मक मान और इकाई के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और उसका जो फॉलो करता है, पीछा करता रहता है यूनिट, हमेशा यूनिट क्या करता है भौतिक राशि में पीछा। आपको पढ़ा दिए थे भौतिक राशि कि ऐसी राशि जो भौतिक के नियमों का पालन करती हो, जिसका एक निश्चित संख्यात्मक मान और मेजरमेंट मापांक हो, तो उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। तो पढ़ा दिए थे। तो उसी भौतिक राशि के अंतर्गत आज हम परिमाण के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है क्या। ठीक है, तो उसी में पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड क्या है, भौतिक राशि के परिमाण क्या। तो अब यहाँ तक देखिए फिर से समझिए कि भौतिक राशि को एक संख्या द्वारा सूचित किया जाता है। 4 एक क्या है, संख्या है, और उसका पीछा हमेशा इकाई के द्वारा सूचित किया जाता है। यह किलोमीटर एक प्रकार का इकाई है, तो इकाई के द्वारा हमेशा इसका 4 का क्या किया जाएगा, पीछा किसी भी संख्यात्मक मान का। जब भी हम भौतिक राशि लिखेंगे तो किसी भी संख्यात्मक मान का हमेशा इकाई पीछा करता रहेगा। कहिएगा सर अब 4 किलोमीटर कर रहे, क्या यहाँ पे 10 kg नहीं होगा, 10 kg भी हो सकता है बाबू। अब देखिए कहिएगा 10 kg क्या, आपको कहेंगे 10 kg आलू लाना है मार्केट से, बाजार से, तो 10 क्या एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और केजी क्या है एक यूनिट ही तो है। सीधे आपको कहेंगे बाजार से आलू 10 लाना है, तब कहेगा सर जी 10 क्या लाना है, केजी लाना है या फिर ग्राम में लाना है या फिर कुंटल में लाना है या फिर मीट्रिक टन में लाना है। तो आप कहिए, हम कहेंगे कि केजी में लाना, तो केजी क्या है कि यूनिट ही तो है,
एक यूनिट ही तो है। तो वही कह रहा है भौतिक राशि के परिमाण में कि भौतिक राशि का पीछा हमेशा एक इकाई के द्वारा किया जाता है, यानी कि संख्यात्मक मान और इकाई का एक साथ निरूपण करना ही, व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, भौतिक राशि का परिमाण कहलाता है। यहाँ तक तो समझ गए होंगे यह पूरा भौतिक राशि। अब लिखेंगे कि भौतिक राशि के परिमाण क्या है। ठीक, यह नोट करने वाली चीज नहीं है, यह केवल समझा रहे थे। ठीक, अब लिखिए क्वेश्चन मेरे पास है कि भौतिक राशि के परिमाण क्या है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए भौतिक राशि के परिमाण क्या है। परिमाण क्या है। ठीक है, क्या है लिखिए, आंसर पहले लिखिए। भौतिक राशि को हमेशा, भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या के द्वारा सूचित किया जाता है, संख्या के द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या और संख्या का हमेशा पीछा, संख्या के पीछा हमेशा इकाई के द्वारा किया जाता है। इकाई कहे या फिर मात्रक कहे, दोनों यही है। मात्रक के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। यहाँ पर तो समझ लिए कि भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या के द्वारा सूचित किया जाता है और संख्या का पीछा हमेशा एक मात्रक इकाई के द्वारा किया जाता है। जिससे यह अब क्लियर, जिससे यह स्पष्ट हुआ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि, स्पष्ट हुआ कि संख्यात्मक मान और संख्यात्मक मान और इकाई के गुणनफल को, इकाई के गुणनफल को या मात्रक के गुणनफल, दोनों लिख सकते हैं, मात्रक बेहतर होगा। ठीक है, मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि के परिमाण कहते हैं। भौतिक राशि के परिमाण कहते हैं, परिमाण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या द्वारा सूचित किया जाता है। फिर समझिए कि सर जी इसका उदाहरण सबसे पहले आप हमको दे दीजिए। ठीक है, तो उदाहरण देखिए 4 किलोमीटर। ठीक है, तो भौतिक राशि को हमेशा एक संख्या द्वारा सूचित किया जाता है। 4 किलोमीटर, 4 एक संख्या है। देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर, यहाँ 4 एक क्या संख्या है, एक संख्या, और इकाई के द्वारा उसका पीछा हमेशा किया जाता है। और किलोमीटर एक क्या है, इकाई ही तो है भाई, मात्रक ही तो है, दूसरा नहीं है। यह क्या है, मात्रक है। यानी कि भौतिक राशि को एक संख्या के द्वारा सूचित किया जाता है और संख्या का पीछा हमेशा इकाई के द्वारा किया जाता है। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल को भौतिक राशि के परिमाण। देखिए संख्यात्मक मान 4 किलो है और किलोमीटर यहाँ, तो यह गुना के रूप में ही तो है भाई। देखिए यहाँ पे यह गुना के रूप में ही तो है। 4
किलोमीटर, 4 गुना किलोमीटर करेंगे तो 4 किलोमीटर ना होगा, यानी कि संख्यात्मक मान और क्या किलोमीटर है क्या इकाई है, तो संख्यात्मक मान और इकाई के गुणनफल को प्रोडक्ट को ही भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। कहिएगा सर 4 किलोमीटर होगा, नहीं बहुत से हो सकते हैं, 4 किलोमीटर नहीं होगा, 4 किलोमीटर 4 केजी भी होगा, 10 केजी भी होगा, 100 केजी भी होगा, ठीक है, 5 लीटर भी होगा। तो आप कहिएगा सर जी फिर से हमको समझाइए कि 5 लीटर क्या है। तो अगर हम आपको फिर गए मार्केट कहे भेजे कहे वहां से 5 तेल लाना, सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल 5 लाना, तो आप कहिएगा सर जी 5 क्या लाएंगे सरसों तेल, आप तो बताइएगा लीटर लाना है कि उसको हमें गैलन में लाना है, 1 गैलन बराबर 4.55 लीटर होता है, ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं लीटर में लाना, तो लीटर एक इकाई तो है, द्रव के यूनिट है वह लीटर ही है, द्रव का जो यूनिट होता है, लिक्विड का यूनिट होता है वह लीटर ही तो है। द्रव क्या आयतन, आयतन स्पेस, यानी कि वैसी वस्तु जो क्या करती है स्थान को घेरती है, वह स्थान को ग्रहण करती उसी को आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम एक आयतन है, वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड के आयतन को लीटर में व्यक्त किया जाता है, तो यह लीटर ही तो एक यूनिट ही तो है, यानी कि 5 लीटर सरसों तेल लाना है, इसका अर्थ हो गया। तो आप कहेंगे सर 5 क्या है, तो एक संख्यात्मक मान है, और लीटर क्या है, एक यूनिट है, यानी कि संख्यात्मक मान का पीछा हमेशा एक यूनिट करती रहती है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि संख्यात्मक मान और मात्रक के गुणनफल को, संख्यात्मक मान 5 और मात्रक क्या एल लीटर है, इसी के गुणनफल को भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। अब कहेगा 100 केजी, 100 एक संख्यात्मक मान, केजी एक यूनिट है, इकाई है, मास के इकाई, द्रव्यमान के इकाई केजी होता है, तो भौतिक राशि के संख्यात्मक मान एवं इकाई के गुणनफल को ही भौतिक राशि का परिमाण कहते हैं। यहाँ तक हम पूरा समझ गए होंगे पूरी तरह। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इससे के बाद पढ़ा रहे हैं कि तापमान का मापन, तापमान का मापन हम कैसे करते हैं, ठीक कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए तापमान का मापन, ठीक है, अब लिखिए तापमान का मापन, तापमान का मापन क्या है। तापमान के सब हम लोग जानते हैं, टेम्परेचर का मापन क्या है या किसे कहते हैं, लिखिए तापमान को मापने के लिए सामान्यतः 3 पैमाना का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। तापमान को मापने के लिए सामान्यतः 3 पैमाने का उपयोग किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को एफ से सूचित करते हैं, ठीक है, एवं केल्विन, यानी कि तापमान को मापने के लिए सामान्यतः 3 पैमाने का उपयोग किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन, ठीक है, यही तीनों है,
किया जाता है जो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिख लीजिएगा डिग्री, जो डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट एवं केल्विन है। ठीक है, इसी में लिखिए केल्विन तापमान के एसआई मात्रक है। एसआई आप लोग समझते होइएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, यहाँ पे हिंदी वाले हैं तो पूरा हम हिंदी में पढ़ाते हैं। अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई है, यानी कि केल्विन तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई है। यहाँ तक तो समझ गए। यानी कि कोई पूछेगा तापमान को मापने के लिए कितने पैमाने हैं, तो सामान्यतः 3 पैमाने का उपयोग किया जाता है। एक 4, 5 भी है, रोमर भी है, इसके अलावा भी है, लेकिन हमको जितना कैपेसिटी है अभी 11th में पढ़ने का उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कि रोमर कौन है। ठीक है, रोमर क्या है। तो सबसे पहले देखिए, तापमान को मापने के लिए सामान्यतः 3 पैमाने का उपयोग किया जाता है, जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन है। केल्विन तापमान का अंतरराष्ट्रीय इकाई है। कोई पूछेगा केल्विन तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई है ना, तो अगर फिर से क्वेश्चन रिपीट करेगा कि तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई कौन है, तो मेरा जवाब क्या रहेगा, केल्विन। केल्विन तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए डिग्री सेल्सियस की परास। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा डिग्री सेल्सियस की परास, परास माने रेंज। ठीक है, परास 0 से 100 डिग्री तक होती है। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होती है। ठीक है, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होती है, 0 डिग्री से 100 डिग्री। या लोग हम सब लोग सामान्यतः भी पढ़ते हैं कि डिग्री सेल्सियस की परास 0 डिग्री से 100 डिग्री, 0 डिग्री तापमान क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, हिमांक, जल का हिमांक बिंदु है, जल का हिमांक बिंदु है, एवं 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, बिंदु है। ठीक है, क्वथनांक बिंदु है। तो आप देखिए, अब समझिए कि कोई पूछेगा तापमान का मापन क्या है, तो कहेंगे तापमान को मापने के लिए सामान्यतः 3 पैमाने का उपयोग किया जाता है, जो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन है। केल्विन तापमान के अंतरराष्ट्रीय इकाई है। डिग्री सेल्सियस की परास, परास माने रेंज, यानी कि कितना रेंज तक आपकी क्षमता होती है कि हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर पैदल, यानी कि 0 से लेकर 2 किलोमीटर तक हमारी रेंज है, हमारी परास है, उतना तक हम अपना काम कर सकते हैं, चल सकते हैं। उसी प्रकार डिग्री सेल्सियस की जो परास है 0 से लेकर 100 डिग्री तक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होती है। जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक बिंदु है, जल के हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। कोई कब पूछेगा आपसे कि जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो कहिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग हिंदी मीडियम वाले तो पूछेगा जल का हिमांक बिंदु कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, एवं जल का क्वथनांक बिंदु कहेगा तो जल का 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक बिंदु है। तो आप कहेगा कि चलो डिग्री सेल्सियस तुम्हारे सर पढ़ाए, तुम बता दिया, फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या है आप भी पूछेगा, तो यह दोनों के बारे में हम लिखा रहे हैं, उसके बाद भी टॉपिक। सबसे
सबसे पहले यहाँ इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले इतना तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर लिए होगा स्क्रीनशॉट इतना तक। अब देखिए एरो मार के लिखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन का कितना कितना रेंज है। ठीक है, सबसे पहले एरो दीजिए। ठीक है, एरो दे के लिखिए कि फ़ारेनहाइट की परास माने रेंज। ठीक है, रेंज परास 32 से लेकर 32 से 212 तक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फ़ारेनहाइट की क्या होती है, परास होती है। जहां 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक बिंदु है, जल का हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु है, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीज करना बिंदु है, एवं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है। ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में तो हम पढ़ा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक बिंदु है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या करता है, उबलना चालू करता है। हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिस तापमान पर जल उबलना चालू कर देता है उसको बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो वही है कि जल का जो क्वथनांक बिंदु है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री है। कितना, 212 डिग्री, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक बिंदु है। तो आप कहिएगा सर जी फ़ारेनहाइट, और इसमें तो आप बता दिए। चलिए आप सबसे पहले आप बताइए कि सर आप केल्विन में क्या बताइएगा, फिर अगला क्या दीजिए, डैश दीजिए, और उसमें से नोट भी लिखा रहे हैं, एक नोट है, लिखिए केल्विन के कि परास, परास मीन्स रेंज, फिर वही आता है। ठीक है, परास 273.15 केल्विन से 373.15 केल्विन तक होती है। ठीक है, तक होती है। ठीक है, लिखिएगा जहां 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु है, जल का हिमांक बिंदु है, क्या है, हिमांक बिंदु है, एवं 373.15 जल का क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है, क्वथनांक बिंदु है। ठीक है, अब सब के लिए यानी कि कहिएगा सर जी 3 गो स्केल था, और तीनों के लिए जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। सबसे पढ़ा है सेल्सियस में, तो सेल्सियस के लिए जल का हिमांक बिंदु कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक बिंदु कितना था सेल्सियस स्केल में, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक बिंदु कितना है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक बिंदु कितना है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ तक तो समझ गए, सेटिस्फाइड हो गए। अब केल्विन में चलेगा, तो केल्विन में कितना आया, 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु है, लिखा हुआ यहाँ 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु है, एवं 373.15 केल्विन, 15 केल्विन, गलती यहाँ पे केल्विन छूट गया है, जल का क्वथनांक बिंदु है। अब कोई भी आदमी पूछ सकता है कि चलो इतना 273 और 212 कैसे आया, तो कहेंगे कि तापमान के मापने के लिए एक वैज्ञानिक नहीं था, यह फ़ारेनहाइट अलग एक साइंटिस्ट था, केल्विन अलग साइंटिस्ट था, और सेल्सियस एक अलग साइंटिस्ट था। तीनों ने अपने अपने ही नाम पर क्या किया, टेम्परेचर अपना रेंज बताया। कहा कि सेल्सियस ने कहा कि मेरे स्केल का जो रेंज है परास है वह 0 से 100 तक है भाई। ठीक है, जहाँ 0 डिग्री जल का हिमांक बिंदु है और 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक बिंदु है। फिर आ गए फ़ारेनहाइट साहब, इन्होंने कहा कि चल मेरे स्केल का जो रेंज
रेंज है 32 से लेकर 212 तक है, जहां 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का हिमांक बिंदु है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जल का क्वथनांक बिंदु है। फिर उसके बाद आएगा केल्विन। केल्विन ने कहा कि मेरे स्केल का जो रेंज है 273.15 से 373.15 केल्विन तक है, और कहा कि 273.15 केल्विन जल का हिमांक बिंदु है, जिस पर जल क्या कर देता है, फ्रीज करता है, जमता है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम गया, उसी प्रकार 273.15 केल्विन पर ही जल क्या होता है, जम जाता है। और 373.15 केल्विन जब होता है तो क्या होता है, जल खौलता है, उबलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए। अब सबसे पहले कहिए सर तीनों स्केल का रेंज हमको बता दीजिए। वह तीनों का बताना है, इधर होगा मेरे पास सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, तीनों का बताएंगे। यहाँ तक तो संतुष्ट हो गए। और कोई भी कंफ्यूजन है, रुके 2-4 कंफ्यूजन है जो हम आपका दूर कर रहे हैं। आप कहिएगा सर तीनों साइंटिस्ट ने ऐसे स्केल का क्यों निर्माण किया, तो तीनों का मन हुआ कि हम सेल्सियस का उपयोग ना कर हम फ़ारेनहाइट का करेंगे, ताकि हमको मीजर हो। जैसे कि बुखार हम मापते हैं तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, डिग्री सेल्सियस में हमें नहीं बताई जाती, ज्यादातर हमें बुखार फ़ारेनहाइट में बताई जाती है कि नहीं, कि आपका शरीर का जो तापमान है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आपको किसी भी तरह का फीवर नहीं है। केल्विन में क्या बताया जाता है कि आपके शरीर का तापमान 310 केल्विन है, बताया जाता है, नहीं बताया जाता है। 310 केल्विन बताया जाता है, कभी भी बताया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग, सबका उपयोग अलग अलग है, ठीक है। फ़ारेनहाइट का उपयोग शरीर के तापमान मापने में किया जाता है, डिग्री सेल्सियस या वायुमंडल के तापमान मापने में किया जाता है, और केल्विन का उपयोग यह ज्यादातर लैब में किया जाता है, लेबोरेटरी में किया जाता है, अर्थात प्रयोगशाला। अगर आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बनाइएगा तो उसमें जो भी तापमान जो दिया रहेगा वो आपको केल्विन में ज्यादातर दिए रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका उपयोग लैब में ज्यादा किया गया। फ़ारेनहाइट को ह्यूमन्स बॉडी और टेम्परेचर, किसी भी वस्तु के टेम्परेचर मापने में, लेकिन यह डिग्री सेल्सियस वातावरण के टेम्परेचर को मापने में किया गया। तो तीनों ने अपना अपना स्केल अलग अलग पैमाने से निकाला, और तीनों के स्केल की हम सिमिलरिटी बता रहे हैं। अभी बहुत सी सिमिलरिटी है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, फ्रीज करता है, उसी प्रकार 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल फ्रीज करता है। अब हम जल को फ्रीज कर दिए, ठीक है। जैसे कि हम गए कहाँ, लद्दाख, ठीक, लद्दाख गए, वहां पे क्या क्या ले गए, हम अपना आला तीनों ले गए, तीनों का पैमाना ले गए। अब हम सबसे पहले क्या किए, वहां उस बर्फ में हम क्या किए, डिग्री सेल्सियस को गिराए पैमाना को। तो हम देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो कहेंगे ओ यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जल क्या है, यह बर्फ में बन गया। तो कहेंगे ना अब फ़ारेनहाइट से चेक करते, सर जी बताया फ़ारेनहाइट, तो वह लगाएंगे। फिर फ़ारेनहाइट हमने लगाया तो फिर क्या देखें, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो जल क्या है, या फ्रीज है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 273.15 केल्विन। तीनों का मान सेम ही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जल क्या होगा, फ्रीजे रहेगा, जमा ही रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी जल फ्रीजे रहेगा, जमा, और 273.15 केल्विन पर भी जल फ्रीज ही रहता है, ठीक है। एक और नोट्स है, इसमें अगर लिखा जाएगा कि डिग्री सेल्सियस का मान ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस, जैसे कि आप लोग पढ़ते हुएगा कि कश्मीर में अभी क्या जब खूब ठंड पड़ती है तो पढ़ते हैं कश्मीर का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस है, पढ़ते हैं कि नहीं? क्योंकि वायुमंडल के तापमान को माप रहा है। लेकिन केल्विन के जो तापमान होता है हमेशा पॉजिटिव में रहनी चाहिए, निगेटिव में कदापि नहीं रहनी चाहिए। यानी कि निगेटिव वैल्यू इज पॉसिबल इन द केस ऑफ डिग्री सेल्सियस। ऋणात्मक जो मान है वह केवल पॉसिबल है, संभव है, किसमें, डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल है, बट लेकिन द निगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ केल्विन। लेकिन ऋणात्मक मान केल्विन के केस में नहीं होनी चाहिए। अगर हम लिखते हैं तो हम गलत है, हम नियम के विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी बात कहती है उसी बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके सामने तोड़ तोड़ कर उस बात को समझा रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने कहा कि डिग्री सेल्सियस में हम निगेटिव जा सकते हैं, जितना हम जाए निगेटिव उससे हमको कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जब हम आप कहिएगा कि आप डिग्री से केल्विन में आप जाइए निगेटिव, तो हम नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि डिग्री सेल्सियस द वैल्यू ऑफ द डिग्री सेल्सियस इज निगेटिव हो सकता है, बट लेकिन द केल्विन सेल्सियस वैल्यू में नॉट बी निगेटिव, इसका वैल्यू निगेटिव नकारात्मक नहीं हो सकता। तो एक और नोट लिख लीजिएगा इसमें डैश देकर, एरो लाइन देकर, कि
डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का मान ऋणात्मक संभव है, ठीक है, ऋणात्मक संभव है, संभव है, लेकिन क्या कहा, लेकिन कहा केल्विन का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, ऋणात्मक संभव नहीं, ठीक है, समझ गए। अब आप जब भी लिखिएगा केल्विन में तो ऋणात्मक मान नहीं लिखिएगा, जैसे कि कहीं कहीं लिखा रहता है -273.9, यह गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस का मान ऋणात्मक संभव है, -40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ठीक है। अब लेकिन इसको कह दे -40 में आप 273 जोड़ दीजिए, आप कहिएगा कि सर जी इसका मान क्या होगा, केल्विन का मान ऋणात्मक हो सकता है, कदापि संभव नहीं हो सकता है, ठीक है, कदापि -310 डिग्री केल्विन नहीं कर सकते, 310 केल्विन, क्यों, यह गलत है, क्या है कि केल्विन का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। डिग्री सेल्सियस में आप लिखिए, आपको लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग पूरी तरह समझ गए कि किस का मेजरमेंट किस प्रकार कर सकते हैं और किस पर कौन सा तापमान पर जल क्या होता है, फ्रीज होता है और क्या होता है, बॉयल। फिर से समझ लीजिए, फारेनहाइट की परास 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 तक होती है। फारेनहाइट साहब उन्होंने कहा कि मेरे जो स्केल का मान होना चाहिए, मेरे स्केल का मान 32 से चालू होगा, 212 पर खत्म होगा। तो वैज्ञानिक ने पूछा आप यहाँ आपका 32 क्या है, तो उन्होंने कहा 32 मेरे जल का हिमांक बिंदु है, ठीक है, और कहा 212 क्या है, तो 212 मेरे जल का क्वथनांक बिंदु है, ये क्वथनांक बिंदु, ठीक। फिर उसके बाद केल्विन है, उन्होंने कहा कि मेरे जो स्केल का मान होना चाहिए, मेरे स्केल का मान होगा 273.15 से 373.15। तो वैज्ञानिक ने पूछा केल्विन से कि 273.15 यहाँ क्या है आपका, तो उन्होंने कहा कि जल का हिमांक बिंदु है 273.15। फिर पूछा कि 373.15 क्या है, तो उन्होंने बताया कि 373.15 मेरा जल का क्वथनांक बिंदु है। फिर एक और नोट है कि डिग्री सेल्सियस का मान नकारात्मक हो सकता है, नकारात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, लेकिन केल्विन का मान ऋणात्मक संभव नहीं है। इसीलिए आज हम जहां भी लिखेंगे केल्विन का मान ऋणात्मक कदापि नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम इसके बारे में जो जिस प्रकार का स्केल बना दिया गया है वह स्केल को क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा हम समझा रहे हैं किस प्रकार इस स्केल को रखा गया, ठीक। कर ली हुएगा इतना स्क्रीनशॉट, ठीक। अब देखिए सबका क्या होना चाहिए, एक मेजरमेंट के लिए तो बनाना पड़ेगा ना, इस प्रकार का स्केल है, ठीक है, यही स्केल है, थोड़ा ऊपर बना देते हैं, यही है, क्या स्केल है, एक स्केल यहाँ पे है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी बुक से पूरे न्यूमेरिकल भी क्या कराए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक। लिख लिए यहाँ पे तीनों का तीनों, ठीक। इसको लिख लीजिए केल्विन, क्या लिख दीजिए, केल्विन, ब्रैकेट में के लिख सकते हैं, इसको लिखिए इसको लिखिए डिग्री सेल्सियस या फारेनहाइट, इसको लिख दीजिए फारेनहाइट, इसको एफ लिख दीजिए, ठीक है, और इसको लिख दीजिए डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिख दिए, इसको सी लिख दीजिए, ठीक, सी लिख दिए। अब यहाँ से हम चालू किए, यही इस प्रकार का एक रेंज लगा रहता है, ठीक है, एक प्रकार का क्या रहता है, यह रेंज लगा रहता है। अब हम क्या किए, यहाँ से चालू कर रहे हैं,
अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, सबका थोड़ा यहाँ पे रहता है। इस प्रकार रहता है आला, ठीक, इस प्रकार दिया रहता है हमारे पास। इस प्रकार दिया रहता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बनाएंगे एक एक पॉइंट देकर तो बहुत टाइम लगेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे इसे लिख दिए, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जाने दिए, ठीक है। सीधा 1 2 नहीं दे रहे, 1 2 लिखेंगे तो 100 तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए सीधा में स्टैंडर्ड वैल्यू सब लिखते हैं। 0 है, यहाँ पे देखिए यह 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे यह 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे है ना, यह 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, यह कितना है, तो यह 0 डिग्री सेल्सियस है, यह 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है मेरे पास, ठीक। उसके अलावा है मेरे पास की 37 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद ये ऊपर मेरे पास है यह 37 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। यह तीनों मेरे पास आ गया। अब देखिए फिर इसी में भी लगा रहता है, सब में यह लगा रहता है, और सब का इंस्ट्रूमेंट में यह पॉइंटली मान दिया रहता है, ठीक है। इस प्रकार कि पॉइंट में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसी प्रकार क्या करेंगे, 5 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे रख दिए। फिर इसका भी उतना ही तक ले जाएंगे, ठीक है। फिर इसका भी ले जाएंगे उतना ही तक, ठीक। ले गए उतना ही तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना 0 डिग्री सेल्सियस से चालू होता है, इसका पीक पॉइंट कितना पर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है पीक। अंतिम छोर किसका, डिग्री सेल्सियस में अभी पढ़ा है कि 0 से लेके 100 तक इसका रेंज होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 212 तक होता है। इधर लिख देंगे इसका, इधर इस पर इधर लिख देते, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होनी चाहिए इसका। और चालू कितने से होंगे, तो ये 37 डिग्री फ़ारेनहाइट से होंगे कि ना होंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 37 डिग्री, सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस इसका 37 डिग्री सेल्सियस से यह चालू है, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसके बाद यहाँ पे 273.15 इसका केल्विन हो जाएगा, केल्विन। अंतिम पॉइंट कितना जाएगा, 373.15, ठीक है, 73.15 केल्विन, 15 केल्विन आ गया। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री केल्विन फ़ारेनहाइट क्या आएगा, जल का हिमांक बिंदु आ जाएगा, कितना, कि जल का यह हिमांक बिंदु है, कितना, यह जल का हिमांक बिंदु है, जल का हिमांक बिंदु। ठीक है, जल का हिमांक बिंदु है। थोड़ा इसको ऊपर ही लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए जल का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु, ठीक है। यही क्या करता है, सोज करता है।
जल का हिमांक बिंदु है। 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान है। 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएंगे, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस 77 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब कन्वर्ट करने का भी बताएंगे। यहाँ पे लिख दीजिएगा कमरे का तापमान, ठीक है, कमरे का तापमान। कोई पूछेगा कि कमरे का तापमान कितना होना चाहिए, तो सीधा कहिएगा 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान, ठीक। अब यह कहिएगा सर 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस यह आ जाता है मानव शरीर का तापमान, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का तापमान, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का तापमान कितना था, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर के तापमान होता है, ठीक है। 37 डिग्री सेल्सियस यह मानव शरीर के तापमान होता है। तो यह कितना आ जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है। कितना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंठानवे 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी सेम प्रकार 273.15 केल्विन यह भी प्रदर्शित करता है, वही सेम टू सेम जल का हिमांक बिंदु है, इसीलिए इसको एरो दे दिए, ठीक है। सब 273.15 फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो 298 केल्विन, कितना, यह 298 केल्विन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 298 केल्विन, ठीक है। यह भी यही सोच करता है किसको, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, कमरे का तापमान। कोई कहेगा केल्विन में कमरे का तापमान कितना था, 298 केल्विन, वह सब हम बताएंगे भी, ठीक, कन्वर्ट करके। फिर आ जाएगा यह लिखेगा 310 केल्विन। 310 केल्विन होता है, वह होता है मानव शरीर के तापमान आ जाता है। अब कहेगा सर 100 डिग्री सेल्सियस या क्या आता है, जल का क्वथनांक, ठीक है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक बिंदु, नांक बिंदु, ठीक है, जल के क्वथनांक बिंदु, ठीक। और यह सेम टू सेम उसी प्रकार यह भी सोच करता है 373.15 जल का क्वथनांक बिंदु ही। तो कोई अगर पूछे आपसे कि जल का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो 0 होगा। कहेगा फ़ारेनहाइट में कितना था, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहेगा केल्विन में कितना था, 273.15 केल्विन, ठीक। फिर कहेगा कि कमरे का तापमान कितना होनी चाहिए, या कमरे के तापमान कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और बच्चे क्या होते हैं, हुलहुला कर कुछ मार देते हैं, वह डिविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं कि क्या होगा, भाई रटते रहते हैं। हम रटते नहीं है, केवल हम समझाते हैं। केवल 25 डिग्री। अब कहेगा सर जी आप भी तो सीधे लिख दिया 25 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप कहाँ समझा। तो हम कह रहे हैं कि बारी बारी से टॉपिक आएगा, यह तो केवल स्केल है, एक पैमाना है, तो पैमाना में जो दिया गया वो हमको दिखाए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम इसको कन्वर्ट करके फिर समझाएंगे कि 25 डिग्री फ़ारेनहाइट कमरे का तापमान है। आपसे कोई पूछेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस, आपसे कोई पूछेगा कि कमरे का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेगा 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान होनी चाहिए। कोई कहेगा फ़ारेनहाइट में कितनी होनी चाहिए, आप कहिएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट कहिएगा, ठीक। कहेगा केल्विन में कितना था, 298 केल्विन कमरे के तापमान होगा, ठीक, केल्विन के केस में। फिर कहेगा 37 डिग्री सेल्सियस मानव का तापमान। एट द 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन एक्सपीरियंस द न्यूट्रलिटी, यानी कि ह्यूमन यह क्या करता, अनुभव करता है, यह क्या करता, न्यूट्रलिटी, उदासीनता का। मानव शरीर का तापमान अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो मानव शरीर में किसी भी प्रकार का कोई फीवर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है, इरेशन नहीं है। तो 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब आप अपना बुखार चेक करवाते होइएगा तो उसमें बताता है, अगर बुखार रहता है तो 98.7 बताएगा, 8, 9, 10 इतना तक बता सकता है, यानी कि 99 बता सकता है, यानी कि कितना 4 डिग्री आपको 0.4 डिग्री आपको बुखार लगी हुई है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक। अगर
99 हो गया तो 6 है तो 6×4=10 यानी कि 0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके पास बुखार है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट डॉक्टर कहेगा किसी प्रकार का कोई आपके पास बुखार नहीं है। तो कहिएगा सर केल्विन में कितना हुआ, तो 310 केल्विन आपके शरीर का तापमान हमेशा रहता है। ठीक, फिर 100 डिग्री सेल्सियस जल का तापमान, जल क्या करता है, उबलना चालू कर देता है। फ़ारेनहाइट के केस में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 373.15 केल्विन किसके केस में होता है, तो केल्विन के केस में। यह क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट का एक स्केल दिया हुआ है उपकरण का, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। बीच वाला फ़ारेनहाइट का है, सब लिखा गया, देखिए बीच वाला फ़ारेनहाइट का है, सबसे कात वाला इधर वाला लेफ्ट साइड में केल्विन का है और यह डिग्री सेल्सियस का नीचे सब दिया गया है। इतना तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम बता रहे हैं कि किस प्रकार हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल देंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब लिखिए अगला क्वेश्चन कि फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में संबंध बताइए। क्वेश्चन बड़ा पूछता है, फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस में संबंध बताए। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में संबंध बताए। ठीक है, बताए। ठीक है, आप भी कहिएगा बताइए। तो इसके लिए थोड़ा प्रूफ है, वो आपको क्या होगा, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको प्रूफ भी पूरा समझा दिया जाएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि नहीं, और मैथ वाले सर ग्राफ भी खूब पढ़ाए हैं। किस में पढ़ाए हैं, तो पढ़ाए हैं दूसरा चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, उसी प्रकार पढ़ाए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे नीचा ले लिए सेल्सियस। ठीक है, क्या ले लिए, सेल्सियस। सेल्सियस को सी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, सी से। तो 0 इसका रेंज कितना होता है सेल्सियस का, 0 से 100 तक होता है कि नहीं होता, तो होता है सर 100 डिग्री। यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा, वाई एक्सिस आ जाएगा। अब क्या सर 0 डिग्री, यहाँ पे ले लिए हम फ़ारेनहाइट, वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट ले लिए। ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या ले लिए, फ़ारेनहाइट। इसे एफ द्वारा निरूपित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग पढ़े हैं 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। 0 डिग्री यहाँ पे लिखिए, 0 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस लिखते जाइएगा। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 डिग्री, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैसे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना चालू किया, 212 पर भी जल क्या करता है, उबलना चालू कर देता है। तो 212, 32 और 212 यहाँ पे आ गया आपको समझ में। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट लिखे तब पर भी फ़ारेनहाइट यहाँ लिख दिए हुए। 100 से 200 और यहाँ पे 200 कर दिए। अब इसके और इसके बीच में सबसे पहले क्या कर दिए, ग्राफ को खींच दिए। ठीक है, इसके और इसके बीच 100 और 200 के बीच ग्राफ खींच दिए। यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 और 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100, 200। इसका यह क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा 100, 200, 212 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से इस कोऑर्डिनेट को हम क्या कर दिए, मिला दिए इतना तक। अब तो इतना तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम मिला देंगे, सब में वही करेंगे। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसको क्या कर दिए, मिला दिए। अब सी डिस्टेंस पर एक लंब डाल दिए फ़ारेनहाइट से लेकर, इस फ़ारेनहाइट में एफ और इसमें सी डिस्टेंस पर। ठीक है, तो एफ डिस्टेंस और सी डिस्टेंस पर एक क्या कर दिए, लंब डाल दिए। लीजिए अब, ठीक है, यही क्या है, लंब है या एफ है,
फ़ारेनहाइट। तो कहिएगा सर इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट तो होगा कोई, तो इसका C,F होगा कि नहीं होगा, तो होंगे। अब यह 32 से यानी कि 32 से लेके यहाँ तक क्या कर दिए, इसको बढ़ा दिए। आपके सर कंस्ट्रक्शन में लिखाते होंगे कि एफ से एफ यानी कि एफ पर एक लंब डाला एफ डिस्टेंस पर, और सी पर एक लंब डाला सी डिस्टेंस पर, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस पर एक लंब डाला सी डिस्टेंस पर, और वाई एक्सिस पर एक लंब डाला एफ डिस्टेंस पर। फिर कहते होइएगा कि यहाँ एफ 32 से लेकर 32 से एक लंब और क्या कर दिए, रेखा बढ़ा दिए। तो कहाँ तक बढ़ा, तो यहाँ तक बढ़ा दिए। अब देखिए इसको ए मान लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसको बी मान लिए और इसको सी मान लिए। एक त्रिभुज बना कि नहीं बना, तो कहिएगा सर बन तो गया। अब इसको भी एक डी मान लिए और इसको क्या मान लिए, ई मान लिए। तो दूगो त्रिभुज हुआ। कहिएगा सर कौन दूगो त्रिभुज हो गया, देखिए तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, समझिए। एगो ए बी और सी एक त्रिभुज हुआ, देखिए ए बी और सी एक त्रिभुज है कि नहीं, यहाँ पे देखिए इसी प्रकार ने लिखा हुआ है ए बी और सी। तो ए बी और सी एक त्रिभुज मेरे पास आया कि नहीं आया, आ गया। ए बी और सी त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब कहेगा सर एक और त्रिभुज इसमें होगा ए डी और ई, है कि नहीं है। इसमें ए से लेकर डी तक केवल बढ़ा दिया है, यहाँ डी कर दिया है, यहाँ ई कर दिया है। इसी में क्या अंदर ना एगो बउआ त्रिभुज है, देखिए था इसी डबल बड़ा के अंदर ए डी और ई के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, ए बी और सी, है कि नहीं है। तो यही देखिए यहाँ पे देखिए ए बी और इसको सी मान लिए, यही ना त्रिभुज है। एगो कौन त्रिभुज है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों ही एक त्रिभुज है, एक ए डी और ई त्रिभुज है। तो ए डी और ई समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इस प्रकार का। फिर एगो क्या है ए बी और सी त्रिभुज है, यह भी एक छोटा त्रिभुज है। तो त्रिभुज ए बी और सी है कि ना, दूगो त्रिभुज। तो इसमें दूगो त्रिभुज हमने जनरेट किया, ए बी और सी, ए डी और ई त्रिभुज, दूगो त्रिभुज जनरेट कर लिया, ठीक। अब अगर हम आपको कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं, तो यह इसका लंब हो जाएगा, लंब। या देखिए बी से सी तक इसका लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सबसे पहले फ्रॉम त्रिभुज ए बी सी और ठीक है ए डी और ई से, त्रिभुज ए डी ई से, यानी कि ए बी सी और डी ए डी ई से। देखिए तो एगो लंब त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज के लंब बटा दूसरे समकोण त्रिभुज का लंब। तो ए बी सी का लंब कितना आ जाएगा, बी सी होगा, यही तो लंब तो है भाई, यानी कि थीटा के सामने वाला लंब। तो सामने वाला एट द फ्रंट ऑफ द एंगल दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के जो सामने होगा फ्रंट में वह क्या लंब होगा। तो बी सी क्या एक लंब है कि नहीं है, तो कहिएगा है सर। तो बी सी तो पहले त्रिभुज का लंब अब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब। तो ए डी और ई एक त्रिभुज है, अब इसमें थीटा के सामने यह लंब होगा कि नहीं होगा, तो कहिए होगा। तो डी ई तो पहले त्रिभुज का लंब अब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब, लिख लीजिए पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब, दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, ठीक है। पहले त्रिभुज के आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार, त्रिभुज के आधार। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि पहले त्रिभुज का आधार और दूसरे त्रिभुज का आधार। तो पहला त्रिभुज का लंब, पहला त्रिभुज कौन है, ए बी सी है, ए बी और सी में बी सी होगा, बी सी। अब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब डी ई होगा। तो कहिएगा जी सर ठीक आप बोल रहे हैं इस बार।
अब देखिए पहले त्रिभुज का आधार, देखिए इसका आधार है यानी कि इसके सेम टू सेम इसका यह आधार होगा कि नहीं होगा, लंब या लंब है या कर्ण है या आधार है, तो यह तो आधार हो जाएगा, आधार होगा कि ना। आधार ए से सी की है कि नहीं, ए बी सी में ए और सी का आधार है तो ए सी हो जाएगा। ए डी ई में यहां से लेकर यहां तक ए, देखिए ए डी और ई है, यही ना ई में, तो ए डी ई में तो आधार पूरा होगा कि नहीं होगा, पूरा आधार यहाँ तक होगा, ए से लेके और ई तक होगा, तो ए से लेकर ई तक आधार हम लिखेंगे बट्टा ए ई। अब इसका संख्यात्मक मान निकालिए। अब देखिए इसका संख्यात्मक मान कहिए सर के निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो बी और सी लंब है, तो यहाँ पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ए पर कितना 32 डिग्री है कि नहीं, यहाँ पे 32 है, ठीक है 32। अब देखिए तो इसको f माइनस 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए से लेके यहाँ पे देखिए 32 और 212 है, इसके बीच में फ़ारेनहाइट है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 32 और 12, तो f डिस्टेंस तक यहाँ पे इसका आधार कितना होगा, f से लेकर 32 के बीच की दूरी आपको कोई पूछ देगा तो f में से 32 का घटा दीजिएगा, क्योंकि f क्या है बड़ा है, 32 से ऊपर है, तो जिससे ऊपर है तो उसी से ना घटाते हैं, तो f माइनस 32, एक का कितना निकाला लंब निकला, दूसरे का लंब कितना होगा, तो f 212, यहाँ देखिए 32 212, तो कभी घटाते हैं तो बड़ा से छोटा में से, तो 212 में से यहाँ किसको घटाएंगे 32 को, तब इसका निकल जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 212 माइनस 32, ठीक है, लिख दीजिएगा 212 माइनस 32, थोड़ा जगह कम पड़ेगा, ठीक है, दीजिएगा यहाँ से 212 माइनस 32, लिख दीजिएगा 212 माइनस 32। इसका क्या निकला लंब निकल गया, तो पहले त्रिभुज का लंब, अब तो सब कुछ मालूम हो गया कि ए से लेकर यहाँ देखिए बी और सी एक लंब है, तो f माइनस 32 होगा 32, ठीक है। डी और ई लंब है, तो 212 माइनस 32 बराबर ए और सी एक आधार है, तो आधार सी माइनस 0 होगा कि नहीं होगा, देख लीजिएगा। सी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से 0 से चालू किए सी तक गए, तो सी माइनस 0 होगा, तो होगा सी माइनस 0। अब दे ए से लेके ई के बीच की दूरी, तो ए से लेके ई के बीच की दूरी कितना है 100, तो 100 में से सी को क्या करेंगे, 100 में से 0, 100 था यहाँ के बीच की दूरी, 100 में से अगर 0 को घटाएंगे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। ए से ई के बीच की दूरी तो पहले हम ले लिए हम 100 यहाँ तक, यानी कि 0 से 100 तक है, तो यानी कि 100 माइनस 0, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे क्या करते घेर दिए और यह देते रहिएगा, न तो गलती कर देता है एग्जामिनर। अब देखिए f माइनस 32 अब बट्टा 212 में से 32 को घटाइए, 212 में से 32, 2 में से 2 गया 0, 21 में से 32 गया, 21 में से 3 गया तो 18, 180 आया, यहाँ पे देख लीजिए 180, तो 180 बराबर सी में से 0 गया सी है और यह 100 आ गया 100। अब कहेगा सर जी यहाँ तो कुछ कटने वाला है, तो आप काट दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है वह कीजिए, 0 से 0 आप काट दीजिएगा, ठीक। अब देखिए 0 से 0 तक कट गया, अब 18 है तो 9 दूना 18 काट सकते हैं, बचा कितना 10, तो 5 दूनी 10, यानी कि अब फिर मेरे पास एक नया फॉर्म आ गया कि f माइनस 32 अब बट्टा 9 बराबर सी बट्टा 5। यह एक इक्वेशन मेरे पास प्रूव हो गया, यह फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या निकल गया, यह मेरे पास आ गया, फर्स्ट इक्वेशन यही आया, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर f माइनस 32 से हम किस प्रकार क्या करते उसको एक रियल फॉर्म में लाएंगे, इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, ठीक है। यह ई है, ठीक है, भी यू नहीं है, ठीक है। और ये ठिट्टा दीजिए या ना दीजिए, या केवल आपको मानने के लिए बता दिए थे, ठीक। उतार लीजिएगा, ठीक है,
ठीक, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर ली होगा। बचा कितना कि अब हमको वह उसी इक्वेशन से सब का मान लेना है। ठीक है, तो उसको मिटाएंगे नहीं, समझाने के लिए उसको रखे रहेंगे। किसको? तो f माइनस 32 को। यही इक्वेशन, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या, f माइनस 32/9 बराबर c बट्टा 5। ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब इसको मिटा देंगे क्योंकि हम क्या कर लिए, इसको लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हमको करना होगा। तो देखिए अब मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं दोनों बगल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए f माइनस 32 गुना 5 बराबर 9 गुना c होगा। अब देखिए f माइनस 32 बराबर लिख सकते हैं 9 गुना c बट्टा 5। कहिएगा ये गड़बड़ है सर जी आपका, क्यों? तो कहिए क्यों, तो हम बताएंगे कि देखिए यहाँ गुना और 5 है। ठीक है, तो जो गुना में वह नीचे जाएगा तो भाग में, तो यह 5 बन गया। तो f माइनस 32 बराबर 9 बट्टा 5 गुना c आ गया। गुना कितना आ गया? c। यही ना c था पहले से ही मेरे पास। अब न कुछ है तो 5 से फिर यहाँ जाएगा तो यह कितना आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ठीक, अब यह f माइनस यहाँ 32 में है, यह लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो माइनस में है तो प्लस में 9 बट्टा 5 गुना c प्लस 32। एक इक्वेशन आसानी से। यह c क्या है, डिग्री सेल्सियस है। कितना है, यह डिग्री सेल्सियस में। या c को डिग्री सेल्सियस ना लिखे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, c को क्या कहेंगे, डिग्री सेल्सियस। यह इक्वेशन कितना आ गया, 2 आ गया। तो कहिएगा इससे हम क्या कर सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट बना सकते हैं। ठीक है, यह इसको लिख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस से को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कितना, या देखिए यह जो इक्वेशन है f बराबर 9 बट्टा 5 गुना c प्लस 32, इक्वेशन 2 आ गया। यह डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला है। फारेनहाइट में, ठीक है, बदलने का फॉर्मूला है। फारेनहाइट में, ठीक है, बदलने का फॉर्मूला है। बदलने का फॉर्मूला है। आ गया मेरे पास यहाँ तक। यानी कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला यही है, f बराबर 9 बट्टा 5 गुना c प्लस 32 इक्वेशन 2। अब कहिएगा सर जी बदल को सबसे पहले हमको दिखाइए, पहले हमको बदल कर क्या कीजिए, दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप सही पढ़ाए हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बदल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि अब हम टेम्परेचर सब पढ़ा दिए हैं कि ना स्केल में, तो उसी से हम चालू कर देते हैं। अब हम कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदले। किसमें? फारेनहाइट में बदले, हाइट में बदले। तो आपके पास फॉर्मूला हमने लिख दिया है कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला। कौन इक्वेशन? इक्वेशन 2 को उतारेंगे तो लिखेंगे f बराबर 9 बट्टा 5 गुना c प्लस 32। डिग्री सेल्सियस c क्या है, यहाँ लिख लीजिएगा, जहाँ c बराबर डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिएगा, जहाँ c बराबर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस लिख लीजिएगा। c क्या है, कोई पूछेगा c क्या है तो कहिएगा डिग्री सेल्सियस है। जहाँ c क्या है तो c एक डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो c डिग्री सेल्सियस, तो f बराबर c कितना है तो 0, c कितना है तो 0, 9 बट्टा 5 गुना 0 प्लस 32। 0 डिग्री सेल्सियस था। तो अब देखिए 0 में 9 बट्टा 5 से गुना के, 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, भाग कीजिए, 0 ही आएगा। ठीक है, तो f बराबर 0 प्लस 32, यानी कि f बराबर 32 आ गया।
आ गया। जब अगर कोई पूछे कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने पर कितना फ़ारेनहाइट आया, तो 32। अब तो समझ गए कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब तो समझ गए। फिर लिख देते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको लाल पेन से क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि याद रहेगा। ठीक है, ताकि क्या रहेगा, याद रहेगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 कैसे, तो यहाँ प्रूफ भी कर दिए हैं। ठीक है, अब तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। ठीक है, ये इतना तक तो C बराबर डिग्री सेल्सियस है, यह तो जानते हैं। कोई कहेगा आप डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए तो बदल देंगे। अब कोई कहेगा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, तो उसका भी फॉर्मूला पर आ रहे हैं। यहाँ तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले हैं। पहला एग्जाम्पल था, 3 गो इसमें दे रहे हैं, ये तीनों नोट कर लीजिएगा। यह सबसे पहले इतना तक क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब पढ़ाएंगे कि फ़ारेनहाइट को डिग्री में किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में किस प्रकार बदलते हैं। या तो स्क्रीनशॉट पहले से कर लिए हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी तो केवल हम यह पढ़ा रहे कन्वर्ट करने का, कि डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट को सीधे डिग्री सेल्सियस को पहला तो पढ़ लिए थे। दूसरा लिखिए, 25 डिग्री सेल्सियस को 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, हाइट में बदले। अब ये पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए, जब बनाते हैं तो लिख लीजिएगा डिग्री सेल्सियस बराबर डिग्री CS बराबर 25 डिग्री, यही ना था। फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32। F बराबर 9/5 गुना कितना था, 25, यही ना था, 25 प्लस 32, 25 कट गया। F बराबर 9 गुना 5 प्लस 32, जोड़िए पहले इसको, कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, 5 गुना 9 सब लोग पढ़े होंगे, जोड़ घटाओ गुना भाग। ठीक है, सीधा 10th में ना आ गया, 11th में, तो 45 हो गया प्लस 32 आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो F बराबर मेरे पास कितना आएगा, 45 प्लस 32, 5 2 7, यहाँ पे देखिए जोड़ लीजिए, 5 2 7, 4 3 7, कितना आ गया, तो F बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया मेरे पास इतना। अब लिखिए, लिख दीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और फिर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसको क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक, 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब तीसरा पढ़ेंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस प्रकार बदलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32, C का मान कितना है, तो 25 है कि नहीं है, 25, C का मान 25 है। तो देखिए, अब 25 रखे, C बराबर 25, तो 25 5 आ गया प्लस 32, 9 पंचे 45, तो 45 प्लस 32, यहाँ 9 गुना 5 किए तो 32, तो 45 प्लस 32 बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस बराबर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ तक तो हम क्या कर गए, पूरा समझ गए। अब पढ़ा रहे हैं आपको कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, कर ली हुईगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तीसरा भी एग्जाम्पल होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, फीट में बदले। ठीक है, मेरे पास ये पूछ दिया। अब हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहले डिग्री सेल्सियस बराबर लिख लेंगे। ठीक है, डिग्री CS
बराबर कितना आ गया 37 डिग्री। ठीक है, आ गया मेरे पास डिग्री सेल्सियस बराबर 37। तो फिर जानते हैं F बराबर 9/5 गुना C प्लस 32, यह तो जानते हैं। फिर C का मान कितना है, तो 37 है, डिग्री सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं। तो F बराबर 9/5 गुना 37 प्लस 32। अब देखिए 37 में आप भाग दीजिए सबसे पहले 5 से। ठीक है, 37 में आप भाग दीजिए 5 से। ठीक है, 5 से भाग दीजिए, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, बहुत नजदीक पहुंच गए 37 के। 37 में से 35 घटाइए, 2 आ गया मेरे पास, कैरी आ गया, पॉइंट रख देंगे तो 0, 4 5 20। कटा कि नहीं कटा, तो कटा, तो अब कहेगा कितना आया, तो 5 से यह कटने पर 7.4 आ गया। कितना आया, 7.4 आया, यही ना गया। अब देखिए F बराबर 9 गुना 7.4 प्लस 32 कर देंगे। आप कहेगा सर जी हो गुना हमरा कह के बताइए पहले, तो 7.4 गुना 9 कर देंगे, पॉइंट को भी गोली मारेंगे। ठीक है, सीधे कीजिए, 9 चौका 36, 36 के 6 हासिल आया 3, 9 सत्ते 63 3 66। एक अंक के बाद 0 का रहा है, एक अंक के बाद क्या रखेंगे, सीधे यहाँ से लेकर 0 रख देंगे, तो 66.66 आ गया। अब देखिए फिर यहाँ पे इतना तो मान पहले उतार लीजिएगा। ठीक है, तो F बराबर 9 गुना 7 करने पर कितना आ गया, 7.4, 66.6। ठीक है, इसको मिटा दे आप। ठीक है, 66.6, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे 37 है, तो F बराबर यहाँ से ऊपर से अब लिख देते हैं, ऊपर से F बराबर लिखेंगे कितना आ जाएगा, 66.6 प्लस 32। अब जोड़िए F बराबर 6 2 8, इसको 66.6 प्लस 32। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है एक पास, तो एक पास 0 कोई फर्क नहीं है, सीधे इसको पूरा का पूरा उतार देंगे। ठीक है, पॉइंट 6 के बाद 6 रहने देंगे, 6 2 8 6 3 9, 98.6 आ गया। तो कितना है, 98.6 डिग्री में फ़ारेनहाइट आ गया। इसीलिए लिख देंगे कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का सीन दे देंगे, डिग्री सेल्सियस, इसको भी क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देते हैं, ब्लू से कर देते हैं, लाल से, ताकि पूरा क्या करेगा, विजिबिलिटी रहेगा, दृश्यता बनी रहेगी। ठीक, यहाँ तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब तो समझ में आ गया कि सर जी किस प्रकार बदल रहे हैं, तो हम बदलेंगे अब उसी प्रकार। 37 का मान रख दीजिए, 5 से भाग दीजिए 37, 7.4। अब तो समझ में आ गया कि 37 डिग्री सेल्सियस बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इतना तक क्या कर लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, इतना तक स्क्रीनशॉट कर लिया। 100 डिग्री सेल्सियस को आपको बदल के लाना, होमवर्क को दे देते हैं यहाँ पे, और कमेंट में भेज दीजिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। ठीक है, सॉल्यूशन करके कमेंट में भेज दीजिएगा। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले, फ़ारेनहाइट में बदले, ये HW है। ठीक है, यह बना के लाइएगा। अब हम अगला पढ़ा रहे हैं कि सेल्सियस को किस प्रकार डिग्री में बदलते हैं। ठीक है, इतना तक क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट कर लिए, मिटाते हैं। अब लिखिए सेल्सियस को किस प्रकार फ़ारेनहाइट में बदलते हैं। ठीक, अब अगला लिखिए, यह तो फ़ारेनहाइट एवं डिग्री से संबंधे में है सब। ठीक है, अब देखिए संबंधे में, वह भी टॉपिक संबंधे में। दूसरा मेरे पास आता, पहला तो पढ़ लिए थे कि फ़ारेनहाइट, या फिर दूसरा देखिए फॉर्मूला मेरे पास कितना है, F-32, यही ना था, बट्टा 9 बराबर C/5, यही था इक्वेशन फर्स्ट, था कि नहीं था, तो था। तो F-32 गुना क्या कर दिए 5 बराबर 9C होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं कि 9C बराबर F-32 गुना 5 लिखने में हमको कोई दिक्कत है, कहेगा कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक। तो C बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 को आगे ले जा सकते हैं या पीछे भी ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे से हम क्या कर देते हैं, उसका साइड चेंज कर देते हैं, 5 गुना
F-32 कर दिए। कोई दिक्कत हुआ आपको? दिक्कत कोई नहीं होगा। 5 से हम इसमें गुना कर दिए तो C बराबर 5/9 और गुना F-32 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब यह किसका फॉर्मूला है? तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है। डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला, बदलने का फॉर्मूला, ये इक्वेशन 3 आ जाता है। ठीक है, और यह फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है। C बराबर 5/9 गुना F-32। कोई कहेगा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो इसी फॉर्मूला। तो आप कहेगा सर जी पहले हमारा बना के दिखाइए, तब हम समझेंगे कि आप सही पढ़ा रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अब जो पढ़ाए उसी का रिवर्स एग्जाम्पल ले रहा है। अब बता रहे हैं आपको कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को 77 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। किसमें? डिग्री सेल्सियस में बदले, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 77 डिग्री। तो F बराबर कितना लिखेंगे? 77 लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। C बराबर 5/9 और गुना F-32, यही करेंगे। ठीक, अब देखिए तो C बराबर 5/9 गुना 77-32। 77 में से 32 को सबसे पहले घटाइए। 5/9 गुना 77 में से 32 को घटाइए। ठीक, 7 में से 2 गया तो 5, ये कितना बचा मेरे पास? यह 7 में से 3 गया तो 4, कितना बचा? 4। तो कितना आ गया? 45। यहाँ पे देखिए 45 आ गया, आया कि ना? 9 पंचे 45। तो C बराबर 5 गुना 5, तो C बराबर आ गया 25। आ गया? समझ में आया कि नहीं आया कि 77 डिग्री सेल्सियस को किस प्रकार फ़ारेनहाइट में बदलते हैं? तो कहिएगा सर आ गया। थोड़ा इसको छोटा लिखते हैं ताकि मेरा अट जाएगा। 5/9 गुना 32 में कितना? 77 है। 77 माइनस 32, तो C बराबर 5/9 और गुना 77 में से 32 करने पर 45 आया। 9 पंचे 45 कट गया। कटा कि नहीं कटा? तो C बराबर कितना आ गया? 5 गुना 5, C बराबर आ गया 25। ठीक है, C बराबर कितना आ गया? 25 आ गया मेरे पास। 25 आ गया। C बराबर कितना आया? तो 25 आया मेरे पास। 25 आ गया। इसीलिए लिख देते हैं यहाँ कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। हो गया, यही तो केवल लिखना है, यही तो केवल लिखना है। यहाँ तक तो लिख लिया हम इक्वेशन 1 से फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, कर ली होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल और बता रहा है। 2-3 गो एग्जाम्पल लेकर क्या करेंगे? छुट्टी। फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे केल्विन को किस प्रकार बदलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, एक और एग्जाम्पल। अब करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में बदले 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को। तो F बराबर 32, C बराबर जानते हैं कितना आएगा? 5/9 इंटू F-32। फिर मान रख देंगे 5/9 गुना 32 माइनस 32, कितना आया? तो 0। तो C बराबर 5/9 गुना 0, C बराबर आ गया 0। तो क्या लिख देंगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रूफ तो हो गया। मन में संतुष्टि अब हो गई कि किस प्रकार हम प्रूफ करते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही तक। ठीक है, अब आपको दे रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं? HW दे रहे हैं। ठीक है,
फारेनहाइट को सबसे पहला दे रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदले। पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदले। फारेनहाइट में बदले। देखिए डिग्री सेल्सियस को पहला लिखिए 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा लिखिए कॉमा दे के 37 डिग्री सेल्सियस, अब लिखिए 95 डिग्री सेल्सियस, 98 उसके बाद लिखिए 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस, 700 डिग्री सेल्सियस और 1200 डिग्री सेल्सियस। सबको किसमें बदलना? फारेनहाइट में, यानी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलिए। पहला क्वेश्चन है इतना, सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर अब दे रहे हैं फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। यही है, फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले, ठीक है, कर लिए होइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए, पहला होमवर्क था वह था, अब दूसरा लिखिए फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदले। डिग्री सेल्सियस में बदले, डिग्री सेल्सियस में बदले। आप कहेगा दीजिए सर जी हम बना के लाएंगे। पहला लिखिए 32 डिग्री फारेनहाइट, लिखिए 77 डिग्री फारेनहाइट, 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद लिखिए 128 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट, 125 डिग्री फारेनहाइट, 87 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। और उसके बाद लिखिए 95 डिग्री फारेनहाइट। ETC रहने दीजिए यहीं तक। तो आज के क्लास में दोस्त यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ तक आप पूरी 100% सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि टेम्परेचर को किस प्रकार हम मेजर करते हैं, कि टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का आज ही हम जीवन में पहली बार समझे हैं। कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के हो, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो तुरंत आप सर्च कीजिए राजवती एकेडमी और उस पर आपको मिल जाएगा लेक्चर 9 के अंतर्गत कि किस प्रकार हम डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलते हैं। और जीवन की जो भी कंफ्यूजन हो वह आज ही दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इससे बेस्ट मेथड आज तक यूट्यूब की दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, और इतना समझाकर और इतना आपको टाइम देकर, ठीक है। सबसे मेरी प्राथमिकता है कि सबसे पहले आप पूरा पढ़िए, पूरा थ्योरी याद कीजिए, पूरा न्यूमेरिकल्स बनाइए। न्यूमेरिकल के लिए तो मैं हूं ना। कोई भी कंफ्यूजन हो, आप सबसे पहले अगर टेलीग्राम चलाते हो, अगर नहीं चलाते हो तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और वहां से राजवती एकेडमी टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा। वहां जो भी आपको कंफ्यूजन होगा वह टेलीग्राम पर आप भेज दीजिएगा, हम उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन भी आपको भेज देंगे। पहला तो आपके लिए सॉल्यूशन यह निकाल दिया कि टेलीग्राम चैनल। दूसरा, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो सबसे पहले आप फेसबुक यानी कि राजवती एकेडमी यूट्यूब परिवार ग्रुप चलती है, उसी पर आप सर्च कीजिए, फेसबुक पर आपको मिल जाएंगे हम, और वहां आप कंफ्यूजन दे दीजिए, ठीक। तीसरा, व्हाट्सएप है आपके पास मेरा, तो व्हाट्सएप से आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो भी कंफ्यूजन है व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी भेज दीजिए। ट्विटर अगर चलाते हैं तो ट्विटर पर भी भेज दिए। सब प्रकार की आपके समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, सब ऐप को चला रहा हूं, और आपके लिए सबसे प्राथमिकता है कि आप जितना ज्यादा समझिएगा उतना आपके लिए, आपके भविष्य के लिए ठीक होगा, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके जीवन को बदल सकती है। विदाउट मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते। यानी कि मेहनत वो लकीर है जिससे हर बंद दरवाजे की ताले क्या कर जाती, खुल सकती है। आप जितना मेहनत कीजिए आपके लिए पॉजिटिव होगा।
अब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, उतना ज़्यादा डेवलप होगा और लोगों के बीच तुरंत ही क्या करेगा, एक मैसेज के रूप में, एक आंधी के रूप में नहीं, एक दिए के रूप में ही जाए, लेकिन धीरे धीरे ही जाए, लेकिन एक एक्सप्लोजन हो, एक विस्फोट हो कि राजवती एकेडमी यूट्यूब चैनल पर क्या किया जाता है, 11th की केमिस्ट्री न्यू बैच एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई जा रही है। ठीक, आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत।